ट्रेडिंग एक बहुत ही नेसेंट स्टेज पे आज अभी इंडिया में जो तेज़ी से बढ़ रहा है, बट उसमें रेगुलेटरी चेंजेस बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। जैसे एशिया का सबसे ज़्यादा ट्रेडेड और लिक्विड इंडाइस जो था बैंक निफ्टी, उसकी वीकली एक्सपायरी बंद कर दी गई है। अब आज के टाइम में अगर आप देखो तो 0 to हीरो रेट्स ज़्यादा दिए जा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि भाई आज ही मैं 10,000 को 1 लाख रुपए में कन्वर्ट कर लूँ। 91% के आसपास जो ट्रेडर है वो लॉस में है, वो क्यों लॉस में है? उसका सबसे बड़ा कारण है अभी रिसेंट हमारे बजट में हमने देखा था कि वहाँ पे टैक्सेशन भी काफ़ी बढ़ा दिया गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट नहीं चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रोफेशन में ज़्यादा आगे बढ़े। हाँ, ये कहीं ना कहीं गलत है और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं प्रमोट करना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं है ना डिमोटिवेट कर रहे हैं रिटेल ट्रेडर को। एंड सर, अगर जैसे आपने यहाँ पे बोला हम यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे, तो यहाँ पे से किधर तक मैं मेरा टारगेट एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? मेरा ट्रेड कहाँ पे क्लोज करूँगा? बुलिश एनामी के हिसाब से इतना छोटे से स्टॉप लॉस से अगर आप काम करते हैं तो अगर आप देखेंगे तो बाजार में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिलती है। किसी को बोलोगे ना भाई बुलिश कैंडल की होती है, वो कहता है जो ग्रीन होती है। जो बुलिश कैंडल होती है ना वो ग्रीन होती है, ऐसा नहीं होता है। कलर आप कोई भी दे दो उसमें, मेन होता है क्लोजिंग अगर ओपनिंग से हायर है दैट मीन कि वो जो कैंडल है वो एक बुलिश कैंडल है। तो आपको कहीं ना कहीं अपने आप को सेव करके चलना है, क्योंकि प्रॉफिट का सौदा लॉस में जाना एक बहुत बड़ा क्राइम है मेरे हिसाब से। एक चीज़ बता देता हूँ, आपकी ऑडियंस को भी बता देना चाहूँगा, अगर आपको कैंडलस्टिक की नॉलेज अच्छी तरीके से हो गई, आपने 1 महीना लग के कैंडलस्टिक को पढ़ लिया, तो मुझे नहीं लगता कि आपको बाजार में लॉस हो सकता है। हाय उमेश सर, आज की तारीख में सभी को ट्रेडर बनना है एंड इनफैक्ट जो हमारी इंडिया की यंग जनरेशन है वो सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग को प्रोफेशन की तरफ काफ़ी ज़्यादा एस्पायर करती है बनने के लिए। बट ट्रेडिंग एक बहुत ही नेसेंट स्टेज पे आज अभी इंडिया में जो तेज़ी से बढ़ रहा है, बट उसमें रेगुलेटरी चेंजेस बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। जैसे एशिया का सबसे ज़्यादा ट्रेडेड और लिक्विड इंडाइस जो था बैंक निफ्टी, उसकी वीकली एक्सपायरी बंद कर दी गई है। सो ऐसी सिचुएशन में कैसे एक एग्जिस्टिंग ट्रेडर और जो लोग नए ट्रेडर बनना चाहते हैं वो इस इंडस्ट्री को कैसे देख सकते हैं? देखिए, पहले अगर बात करें तो अभी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी तो बंद हो गई है, बट मंथली एक्सपायरी अवेलेबल है। यस। दूसरे ऑप्शन आपके पास निफ्टी के भी हैं कि निफ्टी की वीकली एक्सपायरी अभी अवेलेबल है। और इसके साथ साथ अगर एक नया ट्रेडर है, अब ये हुआ क्यों, पहले हम इसके बारे में समझेंगे। अगर हम देखें तो 91% के आसपास जो ट्रेडर है वो लॉस में है। वो क्यों लॉस में है? उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि वो वीकली एक्सपायरी में ज़्यादा से ज़्यादा काम करते थे और उसमें गैम्बल करने की कोशिश करते थे। अब आज के टाइम में अगर आप देखो तो 0 to हीरो ट्रेड्स ज़्यादा दिए जा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि भाई आज ही मैं 10,000 को 1 लाख रुपए में कन्वर्ट कर लूँ, उसको 100 गुना 200 गुना 300 गुना कर लूँ। और रिटर्न्स जो थे, लोगों की एक्सपेक्टेशन थी वो वीकली एक्सपायरी पे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इस वजह से सेबी ने कदम लिया कि लोगों का लॉस कम हो, रिटेलर का लॉस कम हो। इस वजह से उन्होंने क्या करा, वीकली एक्सपायरी को पूरी तरीके से बंद करके उसको मंथली एक्सपायरी में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे बेसिक अगर एक नया ट्रेडर है, मैं नया ट्रेडर हूँ, मुझे पता है कि यार मेरे को ट्रेड करना है। अब ट्रेड करना तो मेरे पास क्या ऑप्शन हो सकता है कि मैं वीकली एक्सपायरी नहीं है, तो अब मुझे क्या प्रीमियम थोड़े से ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। बिल्कुल। और लॉट साइज भी थोड़े से ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। अब मैं जैसे मैं आ रही हूँ, सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ और मेरे पास काफ़ी लोगों के कॉल्स वगैरह आते हैं और काफ़ी टाइम से मार्केट में हूँ। तो लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है, अगर आप उनको लगता है ना कि यार यहाँ से बैंक निफ्टी बढ़ने वाली है और मेरे पास 50,000 है, तो वो क्या करते थे, पूरे 50,000 का ही वो ट्रेड ले लेते थे। ओके, मतलब ऑप्शन खरीद लेते थे। ऑप्शन खरीद लेते थे, ये सबके साथ है। या फिर वो क्या करते थे, 1 लॉट में काम कर रहे हैं, 2 लॉट में काम कर रहे हैं, जैसे जैसे प्रीमियम डिके हो रहे हैं उसको एवरेजिंग करने की कोशिश करते थे। और जिस वजह से क्या होता था, उनका जो पैसा था एक ही दिन में जीरो हो जाता था। ये सबसे ज़्यादा रिटेलर्स के साथ प्रॉब्लम थी। अब यहाँ पे क्या कर दिया है कि अगर वीकली एक्सपायरी बंद कर दी है, अब मंथली एक्सपायरी है। अब मेरे पास मान लो 40,000 50,000 रुपये हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 1 या 2 लॉट ही ले सकता हूँ। तो इस केस में क्या होगा कि मेरा जो लॉस है जो एक दिन में होता था, अगर मैं उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं प्रॉफिट भी कर सकता हूँ, मेरे को टाइम भी दिया जा रहा है। और मैं ना गैम्बलिंग नहीं करूँगा। पहले गैम्बलिंग ज़्यादा कर रहे थे लोग, पैसे को डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना करने की कोशिश कर रहे थे। तो कहीं ना सेबी ने जो एक्शन लिया है वाला, मुझे जो पर्सनली लगता है वो मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक है। बट सर, आपको नहीं लगता इसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि बैंक निफ्टी की जगह आप लोग सेंसेक्स में चले जाएंगे, क्योंकि वीकली एक्सपायरी वहाँ पे है, और निफ्टी में चले जाएंगे बाकी लोग, जो अगर ये गैम्बलिंग वाली चीज़ की अगर पॉइंट है तो? हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं उसमें। और दूसरी बात ये है कि देखो, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स अगर हम देखेंगे तो वो किस में थे, वो सबसे ज़्यादा बैंक निफ्टी में थे। सबकी जो अगर फेवरेट थी वो क्या थी, बैंक निफ्टी थी। अब यहाँ पे क्या है ना, अब देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर मैं एक ट्रेडर हूँ और मैं ट्रेड करना पसंद करता हूँ, या कोई एक नया रिटेल ट्रेडर है वो ट्रेड करना पसंद करता है, तो सबसे पहले उसका सेटअप क्या है,
वो अपने सेटअप, उसका सेटअप क्या निफ्टी में काम कर रहा है, उसका सेटअप क्या बैंक निफ्टी में काम कर रहा है, या उसका सेटअप या स्टॉक्स में काम कर रहा है। सबसे बड़ी बात है आपको अपने सेटअप के ऊपर काम करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अगर मेरा निफ्टी के ऊपर सेटअप काम कर रहा है तो मैं वीकली एक्सपायरी में भी काम कर सकता हूँ। अगर मेरा सेटअप काम नहीं कर रहा तो मैं उसको कहीं ना कहीं अवॉइड कर सकता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करिए रिटेल ट्रेडर को, कि रिटेल ट्रेडर ना गैम्बलिंग ज़्यादा ना करे। अब ऐसा नहीं है कि भाई मेरे पास अब पहले क्या होता था कि भाई मंडे को एक्सपायरी है, ट्यूसडे को एक्सपायरी है, वेडनेसडे को हाँ, हर एक्सपायरी है, दिन थर्सडे पूरा को हफ्ता पूरे का हफ्ते एक्सपायरी है। एक्सपायरी तो होती डेली थी। लोग ना गैम्बल करने की कोशिश करते थे, अब उसको ना कम कर दिया गया है। अब कम कर दिया गया तो गैम्बलिंग थोड़ी कम होगी, लोग अपने पैसे को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर पाएंगे। और जहां पे लोग क्वांटिटी में काम करते थे तो क्वांटिटी कम करके काम करेंगे और सोच समझ के काम करेंगे, तो उनको एटलीस्ट टाइम वैल्यू भी मतलब यानी कि टाइम भी ज्यादा दिया जाएगा। और मुझे लग रहा है कि लोग इसको बहुत जल्दी अडॉप्ट भी कर लेंगे। एंड इनफैक्ट जो अभी रिसेंट हमारे बजट में हमने देखा था कि वहाँ पे टैक्सेशन भी काफ़ी बढ़ा दिया गया था, लाइक एसटीटी डबल कर दिया गया था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स भी बढ़ा दिया गया है। तो मतलब तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट नहीं चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रोफेशन में ज़्यादा आगे बढ़े। देखिए वैसे तो ये जो डिसीजन थे मेरे को लगता है कि बिल्कुल पूरी तरीके से मेरे को तो कहीं ना कहीं सही नहीं लगते। रीज़न उसका क्या है कि अगर आप एसटीटी बढ़ा देते हैं या फिर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स वगैरह बढ़ा देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई जो लोग ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेड करना छोड़ देंगे। बट हाँ, ये कहीं ना कहीं गलत है और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं प्रमोट करना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं ना डिमोटिवेट कर रहे हैं रिटेल ट्रेडर को। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो टैक्सेशन वगैरह बढ़ा है वो कहीं ना कहीं नहीं होना चाहिए था। और थोड़ा सा लोगों को एजुकेशन की तरफ थोड़ा सा और कहीं ना कहीं उनको मोटिवेट करना चाहिए, ना कि ये टैक्सेशन वगैरह बढ़ानी चाहिए। तो हम अपसर्ज एज अ प्लेटफॉर्म, हमारी यही कोशिश रहती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा समझे, सीखे और फिर ट्रेड करें। इसके लिए हम आप जैसे एक्सपर्ट्स लेके आते रहते हैं। तो इसमें इस पॉडकास्ट में आगे जाते हैं हम आपके सेटअप भी समझेंगे कि आप कैसे देखते हैं, आप कैसे ट्रेड लेते हैं। और आप भी काफ़ी यंग हैं और आपके पास करीबन 16 साल का एक्सपीरियंस है, तो मतलब आपकी जर्नी भी आपने काफ़ी पहले स्टार्ट कर दी थी। एंड आपको क्या मोटिवेट किया फुल टाइम ट्रेडिंग के लिए? देखिए मैं 2008 में मार्केट में आया था। 2008 में जब मैं मार्केट में आया था तो मैं एज अ डीलर काम कर रहा था। डीलर वो होते हैं जो क्लाइंट के भी हमें बाय सेल वगैरह करते हैं। ठीक है, जो मतलब आप ऑर्डर डालते थे? ऑर्डर वगैरह डालता था, क्लाइंट्स के फ़ोन आते थे उसके अकॉर्डिंगली। तो 2008 में मैं सब ब्रोकर के पास काम करता था। फिर धीरे धीरे काम सीख के मैं ब्रोकर के पास गया और उसके बाद मैंने टेक्निकल्स वगैरह सीखे थे। टेक्निकल एनालिसिस वगैरह ये सारी चीज़ें मैं 2010 से कर रहा हूँ। 2009 से मैंने टेक्निकल सीखना स्टार्ट किया था। 2010 से 2011 से मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। और दिल्ली में ही मैं पढ़ाता था, काफ़ी इंस्टीट्यूट वगैरह होते थे। मुंबई में मैं कई बार आया हूँ पढ़ाने के लिए, क्लासेस वगैरह लेने में बहुत बार मुंबई भी आया हूँ। तो देखिए क्या है, जर्नी जो होती है अगर मैं बात करूँ फुल टाइम ट्रेडर की जर्नी, बेसिकली क्या है कि आज के टाइम में लोग क्या है कि थोड़ा बहुत सीखते हैं और एकदम से ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। बट यहाँ पे ना जो मेरी जर्नी थी, मैं पढ़ाना स्टार्ट किया था तो ऐसा लगता है जब आप पढ़ाते हैं तो खुद भी पढ़ते हैं। तो जब खुद भी पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपकी जो एनालिसिस है वो और भी ज़्यादा बेटर होती है और भी ज़्यादा शार्प होती है, क्योंकि जो चीज़ें हैं, जो एनालिसिस है वो टाइम टू टाइम कहीं ना कहीं चेंज होती रहती है। पहले के टाइम में अगर बात करें तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत अच्छी तरीके से काम करते थे, बट आज के टाइम में फॉल्स ब्रेकआउट ज़्यादा देखे जा रहे हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो इंडिकेटर्स पहले मैं 2010-11 की बात कर रहा हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा एनालिस्ट जो होते थे वो डिपेंडेंट होते थे इंडिकेटर्स के ऊपर, मूविंग एवरेज या फिर सुपर ट्रेंड, बहुत सारे इंडिकेटर्स होते थे। बट आज के टाइम में अगर आप कैंडलस्टिक पे काम करेंगे तो आपके रिजल्ट ज़्यादा आएंगे। तो जब मैं पढ़ाता था, जब मैं देखता था, तो उसके बाद ना मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिला कि मेरे को फुल टाइम ट्रेडिंग भी करनी चाहिए, क्योंकि पहले मैं ब्रोकर के पास काम करता था तो पहले हमें अलाउ नहीं था कि हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, कि हमें अलाउ नहीं था कि मैं आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद के ट्रेड करोगे तो फिर आप क्लाइंट्स पे ध्यान कैसे दोगे, सीधी बात। फिर उसके बाद धीरे 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 मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी और मैंने जो ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी वो सिर्फ 6,000 रुपये से करी थी। सिल्वर मिनी में 6,000 रुपये से ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी। धीरे 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 उसको 25,000 तक लेके गया, फिर उसको जीरो भी होता हुआ देखा। तो ये जो लाइफ के अप डाउन होते हैं ना ट्रेडिंग में, तो इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और मेरे हिसाब से जो आप सीखते हैं वो अपने लॉसेस से सीखते हैं। तो जब तक आपको लॉसेस नहीं होंगे तब तक आप नहीं सीख सकते। बट यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम लोगों के साथ क्या है कि वो जो पैसा होता है, मान लो मेरे पास 5 लाख है, मेरे पास 2 लाख है, 1 लाख है, वो सारा पैसा एकदम से पूरा लॉस कर देते हैं। तो जो नॉलेज जब आती है तब तक उनका पैसा नहीं होता। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास जितना भी पैसा है, आपके पास मान लो 1 लाख रुपए हैं, तो आप इनिशियली जो ट्रेडिंग है वो 10,000 रुपये से करो और उसे कोशिश करो कि वो जीरो तो होगा बट उसको टाइम दो, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने दो, तब तक आप काफ़ी कुछ सीख जाओगे उस पैसों से। तो जो आपके 90% रिमेनिंग पैसे से, फिर उससे आप कहीं ना कहीं अपने पैसों को ग्रो कर सकते हो। तो यही अब जो आपकी पूरी जर्नी में आपके दौरान लर्निंग रही है, तो आज उसी पे अपन बात करेंगे और समझेंगे कि ऐसी कौन सी ऑब्जर्वेशन है जो आपने करी है जो आपको एक अच्छा ट्रेडर बनाती है। तो हम देखते हैं आपका पहले तो सेटअप क्या है, मतलब आप इंट्राडे करते हो, स्कैल्प करते हो?
देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो मेरा सेटअप है, मैं कैंडलस्टिक पे काम करता हूँ। ओके। कैंडलस्टिक बेसिकली क्या होता है, मैं अगर बात करूँ तो जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, मैं बेसिकली टेक्निकल एनालिस्ट हूँ। तो टेक्निकल एनालिसिस कौन होता है, जो बेसिकली जो प्राइस के ऊपर काम करता है। बिल्कुल। और जो फंडामेंटल एनालिस्ट होता है वो कंपनी को देख के, यानी कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं तो फंडामेंटल में वो कंपनी वगैरह देखते हैं। तो यहाँ पे मैं प्राइस को देख के काम करता हूँ। तो प्राइस को कन्वर्ट किया गया कैंडलस्टिक में। तो जब तक आप प्राइस को नहीं समझेंगे, तब तक आप कैंडलस्टिक पे काम नहीं कर सकते। तो प्राइस को कन्वर्ट कर दिया कैंडलस्टिक में, तो उसके कुछ पैटर्न्स हैं, वो कुछ 15-16 टाइप्स ऑफ कैंडल्स है, उस पर मैं काम करता हूँ। और उसकी जो एक्यूरेसी है वो मेरे हिसाब से आज तक तो 70-80% है। और मुझे लगता नहीं है कि वो कहीं ना कहीं वो कई लोग ऐसे सोचते हैं ना कि यार अभी आज एक्यूरेसी चल रही है तो बाद में फेल हो जाएगी, बट ऐसा कभी नहीं होने वाला। रीज़न उसका क्या है, क्योंकि जो बुक में जो लिखा गया कैंडलस्टिक के बारे में वो बिल्कुल अलग है, और जो मेरा जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि लॉस से हम सारी चीज़ें सीखे हैं। तो आप मतलब ऐसा वो पहले के जो बुक्स लिखी है उसका नॉलेज नहीं है, नहीं उससे है। इवॉल्व नॉलेज है जो आज के तारीख में मायने रखता है। देखिए बुक में क्या होता है ना, अगर आपको स्विमिंग करनी है तो बुक पढ़ के तो स्विमिंग नहीं कर सकते। किताबें पढ़ के आप स्विमिंग करने जाएंगी तो सारी किताबें वहीं पूल में धुल जाएंगी, ठीक है। सीधी तो बात है। आपको क्या करना, अगर आपको स्विमिंग सीखनी है तो आपको पानी में उतरना पड़ेगा। नाक में पानी जाता है, कैसा लगता है वो तभी पता चलेगा जब आप हाँ, पूल में उतरेंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पे ना कहीं अगर आप टेक्निकल सीख रहे हैं तो आपको प्राइस को पढ़ना पड़ेगा। यही नहीं हमें कोई किताबें पढ़ ली, 4 किताबें पढ़ ली और सीधा सीधा आपने ट्रेड कर लिया। क्योंकि बुक्स में जो लिखा गया है वो पुराने टाइम का लिखा गया, और आज का मार्केट अलग है। पहले का मार्केट और आज के मार्केट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और बुक्स में जो लिखा है वो बहुत ज़्यादा बेसिक है। ओके। तो अब ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें किसी ने सिखाई हैं। जब आप खुद करते हैं, जब आप कोई काम लगातार कर रहे हैं तो आप खुद भी क्रिएटिव होते हैं। आपको पता चलता है मेरा लॉस हुआ, क्यों हुआ, क्या रीज़न था उसका। आप उसको सोचते हैं, फिर उसको कुछ करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, फिर धीरे 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 क्या होता है, कुछ नई स्ट्रेटेजी आप बिल्ड करते हैं और उस पर जब बैक टेस्ट करके देखते हैं और आप उसमें जो लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं और उसका रिजल्ट जब आता है, तो वो जो मोटिवेशन है वो आपको एक बेस्ट ट्रेडर बनाता है। ओके सर, तो बढ़ते हैं हमारे चार्ट्स की तरफ। तो एग्जैक्टली अभी हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, या कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, या ऐसे कोई आपने अलग पैटर्न्स ढूंढे हैं जो अब तक हमने या हमारे व्यूअर्स ने नहीं पढ़े होंगे? देखिए क्या होता है, जब कैंडलस्टिक पढ़ते हैं तो जैसे कि मैंने बताया था कि आप प्राइस की स्टडी कर रहे हैं, भाव को पढ़ रहे हैं। जैसे गुजराती बिल्कुल। में कहावत है ना, भाव भगवान छे। बिल्कुल। तो यहाँ पे आपका भाव ही भगवान है। तो जब अगर आपको भाव की स्टडी करनी है तो कहीं ना कहीं आपको भाव को फील करना पड़ेगा, प्राइस को फील करना पड़ेगा, प्राइस आपसे क्या कह रहा है। क्योंकि हम जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, मान लो हम एक स्टॉक में काम कर रहे हैं, हम HDFC बैंक में काम कर रहे हैं, तो हम कंपनी नहीं खरीद रहे, हम उसके प्राइस पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ स्ट्रेटजी आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड के बारे में बताऊँगा। मार्केट में अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड आते क्यों हैं, क्या रीज़न होता है उसका, और ये ट्रेंड्स में पैटर्न किस तरीके से बनते हैं, इसका टाइम फ्रेम्स के बारे में बताऊँगा। ट्रेड कैसे करना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टारगेट कैसे सेट करना है, और ये सारी जो चीज़ें होंगी वो बिल्कुल इस तरीके की होंगी कि ये आपको किताबों में या किसी वीडियोस वगैरह में देखने को नहीं मिलेंगी। ये बिल्कुल जेन्युइन होगा। और इसके रिसेंटली अभी जो पैटर्न्स बने थे, जो बाजार में फॉल देखने को मिला, जो तेज़ी देखने को मिली, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे क्लैरिटी के साथ समझाऊंगा। आपने इसमें कहा था आपका 70-80% रहता है सक्सेस रेट इसमें, और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या हमारा रहेगा देखिए इसमें 1:2 का रहता है। ओके। और वो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर भी। कई बार ऐसा होता है कि आपके स्टॉप लॉस थोड़े से बड़े होते हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं 1:1 का टारगेट ले लेते हैं टारगेट्स में। और जब स्टॉप लॉस छोटे होते हैं तो 1:2 1:3 के भी हम टारगेट ले लेते हैं। ओके। तो आप इसमें आप 1:2 कैलकुलेट करके चल सकते हैं। और मैं बताऊंगा इसमें कि कई बार ऐसा होता है कि 1:1 तक मार्केट रिवर्स होता है, तो कैसे आप कॉस्ट टू कॉस्ट का SL लेके भी एग्जिट हो सकते हैं। ओके। तो मैं स्टार्ट करता हूँ बिल्कुल। और बताना चाहूँगा कि कैसे पैटर्न्स बनते हैं और किस तरीके से पैटर्न्स पे काम करते हैं। अब देखिए सबसे पहली बात क्या होती है कि हम मानते हैं कोई एक शेयर है, ABC शेयर है कोई भी, राइट। ठीक है। ABC शेयर है और उसका प्राइस चल रहा है इस वक्त पे 360 के आसपास, राइट। ट्रेंड कौन सा है, अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में 360 के आसपास इस स्टॉक की कीमत है। बिल्कुल। अब यहाँ पे जब 360 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है तो किसी ने बोला होगा कि भाई ये स्टॉक जो है काफ़ी बुलिश है, ये 400 तक जाएगा, 500 तक जाएगा, बहुत अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल इसके बहुत अच्छे हैं। क्योंकि अब ये स्टॉक कौन से ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है। जब अप ट्रेंड में कोई चीज़ होती है ना तो सबको अच्छी लगती है। भागता हुआ घोड़ा सबको पसंद आता है, हर कोई बहते पानी में हाथ धोना चाहता है। तो सबको टारगेट आया कि भाई 400 450 तक जा सकता है, कंपनी बहुत अच्छी, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बाय कौन करता है, यहाँ पे बाय करता है रिटेल ट्रेडर, क्योंकि उसने सुन के ट्रेड करा है। वो कंपनी की बैलेंस शीट्स वगैरह ये सारी चीज़ें, तो हर कोई इतना डेप्थ पे तो नहीं जाता। बिल्कुल। अब उन्होंने क्या करा, 360 पे खरीदा। अब 360 पे खरीदा तो किससे खरीदा, अब किसी ने खरीदा तो किसी ने बेचा भी होगा। अगर कोई सेलर नहीं होगा तो बायर तो हो ही नहीं सकता वहाँ पे। अब
यहाँ पे रिटेल ने खरीदा, बाय करा, किसी ने यहाँ पे सेल करा, सेलर जो है वो बायर से ज्यादा होने के कारण प्राइस में क्या ही गिरावट देखने को मिली। जैसे हम डिमांड सप्लाई को पढ़ते हैं, अब बाजार जो चलता है वो डिमांड और सप्लाई से चलता है। डिमांड आएगी तो प्राइस इंक्रीज होगा, सप्लाई आएगी तो प्राइस डिक्रीज होगा। अब ये 360 पे किसी ने सेल करा, क्वांटिटी में सेल करा और स्टॉक की कीमत आ गई 350, 350 रुपये के आसपास आ गई। अब यहाँ पे नॉर्मल ट्रेडर क्या करता है, उसको एवरेज करने की कोशिश करेगा। अब उसको एवरेज करेगा, कैसे करेगा, या तो लॉस होगा तो वो निकल जाएगा, या फिर उसको लगेगा यार 400 रुपये का टारगेट है, कोई बात नहीं एवरेज कर लेता हूँ, नहीं तो अपनी पोजीशन जो 360 की है उसको छोड़े रखेगा। अब यहाँ पे कई लोग क्या करते हैं, एवरेजिंग करने की कोशिश करते हैं, फिर से बाय करते हैं। अब वो बाय किससे कर रहे हैं, सेलर से कर रहे हैं। जो सेलर अगर ज़्यादा होगा बायर से तो प्राइस में फिर से बिकवाली देखने को मिलेगी। अब लोग बाय क्यों कर रहे हैं, रीजन क्या है, क्योंकि टारगेट क्या है 400 का, 400 का, 500 का मिला हुआ है कि भाई ये बहुत बुलिश है, अच्छा स्टॉक है, निकलेगा। अब यहाँ से फिर से प्राइस में गिरावट देखने को मिली, स्टॉक की कीमत आ गई 340 रुपये। फिर किसी ने सोचा चलो कोई बात नहीं, बहुत सस्ता मिल रहा है मेरे को, 360 रुपये में मैंने मिस कर दिया, 340 रुपये मिल रहा है, टारगेट 500 रुपये के हैं, सस्ती चीज़ मिल रही है, खरीद लेते हैं। फिर उसने बाय करा, किसी ने सेल करा, और ये चलता 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 स्टॉक आ गया यहाँ पे 320 रुपये के आसपास। तो यहाँ से 40 पॉइंट की गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिल गई। अब ये जो ट्रेंड बना है इसको हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड। तो सबसे पहली बात आपको डाउन ट्रेंड समझना पड़ेगा कि डाउन ट्रेंड क्यों आता है, उसका कारण क्या है। क्योंकि सप्लाई डिमांड से ज़्यादा थी, इस वजह से बाजार में गिरावट देखने को मिली और वो एक डाउन ट्रेंड था। हम कई बार देखते हैं कि बाजार गिर गया, बाजार का डाउन ट्रेंड है, बट वो डाउन ट्रेंड आया क्यों, क्या रीज़न था उसका। तो उसका रीज़न डिमांड और सप्लाई था। किसी ने खरीदा, किसी ने बेचा, किसी को लगा प्राइस बढ़ेगा, किसी को पता था कि यहाँ से गिरेगा, और सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से गिरा। अब ये सप्लाई किसकी थी, वो स्मार्ट आदमी की थी, जो कुछ बड़े प्लेयर्स होते हैं। बिल्कुल। अब जब 320 आ गया तो जितने लोगों ने यहाँ पे खरीदा था तो सबको लॉस हो रहा है। हाँ, ठीक है। अब जो एनालिस्ट यहाँ पे कह रहा था कि यार ये 500 रुपये तक जाएगा, बहुत अच्छा स्टॉक है, आज ये 300 रुपये पे आ गया, तो वो ही कह रहा है कि यार ये तो 250 रुपये तक आ सकता है। पहले यहाँ पे फंडामेंटल अच्छे थे, यहाँ फंडामेंटल बुरे हो गए। यहाँ पे टेक्निकली ये ब्रेकआउट दे रहा था, यहाँ पे वो ब्रेकडाउन दे रहा होगा। यहाँ पे सब कुछ अच्छा चल रहा था, यहाँ पे सब कुछ बुरा हो गया। ठीक है। अब सब कुछ जब बुरा हुआ तो क्या हुआ, लोगों को न्यूज़ है कि ये 250 रुपये तक आ जाएगा, सब कुछ है, तो वो लोग क्या करेंगे, अपनी पोजीशन से एग्जिट करने की कोशिश करेंगे कि यार अब यहाँ से इसको निकालते हैं, कोई दूसरा स्टॉक पकड़ते हैं। बिल्कुल। क्योंकि स्टॉक में दम नहीं है और हो सकता है काफ़ी टाइम तक वो नीचे ट्रेड भी करा रहा हो। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ बेसिकली लोगों की साइकोलॉजी, ये साइकोलॉजी बेस्ड गेम है। अब होता क्या है कि हम यहाँ पे कुछ कैंडल्स वगैरह ड्रॉ कर लेते हैं। जो गिरा बाजार तो इस तरीके की कैंडल्स आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगी। अब एक दिन क्या हुआ, आप इसको समझेंगे कि यहाँ पे बाजार खुला, ओपन हुआ और उसने सीधा लो बना दिया 300 के आसपास। मैं एक कैंडल के बारे में आपको बता रहा हूँ कि एक पैटर्न के बारे में बता रहा हूँ। फिर ये जो पैटर्न है, ये जो साइकोलॉजी है, अदर कैंडलस्टिक पैटर्न में बहुत अच्छी तरीके से काम करेगी। अब ये एक दिन 300 रुपये चला गया, जैसे ही 300 रुपये गया तो और लॉस होने लगा, तो लोगों ने क्या करा, अपनी पोजीशन को यहाँ पे एग्जिट करा, लॉस में एग्जिट करा। लॉस में एग्जिट इसलिए करा क्योंकि उनको लग रहा है कि ये 250 रुपये 200 रुपये तो नहीं चले जाएगा, क्योंकि न्यूज़ इसमें अच्छी नहीं आ रही है। अब यहाँ पे लोगों ने पोजीशन एग्जिट करा और हम मानते हैं कि ये जो चार्ट है वो आवरली का चार्ट है। आवरली चार्ट क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा टाइम फ्रेम को भी मैं बताना चाहूँगा, थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल हो रहा हूँ, बट जब लोग इसको समझेंगे, इस पर थोड़ा बैक टेस्ट करेंगे तो उनको समझ में आएगा। आवरली चार्ट बेसिकली वो होता है कि 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ और 10:15 की वो कैंडल की क्लोजिंग है। कैंडल की ओपनिंग क्या 9:15, कैंडल की क्लोजिंग 10:15। कैंडल ओपन होता है 12:15 पे, क्लोज होता है 1:15 पे। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं ये जो कैंडल ओपन हुई है वो 12:15 की हुई है और ये कैंडल की क्लोजिंग कब होगी, 1:15 के आसपास। एकदम से 320 पे ओपन हुआ, 300 गया और 300 जाने के बाद क्या हुआ, प्राइस वापस से ऊपर गया और यहाँ पे इसने क्लोज कर दिया। क्यों, क्या रीजन था, क्योंकि जितने लोगों ने यहाँ पे खरीदा था उन्होंने यहाँ पे बेचा, सेल करा। क्यों सेल करा, क्योंकि उनको लॉस हो रहा था। बिल्कुल लॉस हो रहा तो उन्होंने पोजीशन को एग्जिट कर दिया, खत्म कर दी कहानी उन्होंने अपनी। और यहाँ पे किसी ने बाय करा, जो बाय जिसने करा था उसने यहाँ पे क्या क्रिएट करी, एक डिमांड क्रिएट करी है। अब वो डिमांड क्यों क्रिएट करी, क्या रीजन है, क्योंकि जो ऊपर से सेल करता हुआ जा रहा है उसे कहीं ना कहीं तो अपना प्रॉफिट बुक करना है। अब वो प्रॉफिट बुक कैसे करेगा, क्या रीजन है, क्योंकि उसको बायर चाहिए होंगे मार्केट, उसमें उसको मार्केट से सेलर चाहिए होंगे। अगर सेलर होंगे तभी तो वो बाय करेगा। तो सेलर कौन थे, यहाँ पे रिटेल थे, क्योंकि उन्होंने पोजीशन को अपनी एग्जिट करा तो उसने यहाँ पे बाय करा और जैसे ही बाय करा तो वहाँ पे एक वॉल्यूम जनरेट हुआ, वहाँ पे डिमांड आई और जो कैंडल जो नीचे थी वो कैंडल ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज हो गई, जिसको हम बोलते हैं हैमर। हैमर कैंडल के बारे में हमने पढ़ा होगा,
और हैमर के बारे में आपको कई बुक्स वगैरह में भी लिखा होगा कि हैमर बन गया खरीद लो, बट हैमर बना क्या, क्या रीज़न था, डाउन ट्रेंड क्या था, हैमर के पीछे की साइकोलॉजी क्या थी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको समझ में आएगी जब आप किसी चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, रीज़न समझेंगे। देखो सबसे बड़ी बात है, आप ट्रेड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसका एक रीज़न है, क्योंकि आप पैसा कमाना चाहते हैं। हर चीज़ का रीज़न है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आप यहाँ पे बैठे हो, उसका भी एक रीज़न है। हर चीज़ का एक रीज़न होता है। तो यहाँ पे एक रीज़न देखने को मिला और जिसकी वजह से हैमर हमें यहाँ पे देखने को मिला। अब ये हैमर है, उसके बाद इसकी कुछ लॉजिक्स होते हैं। कोई बुलिश कैंडल बनेगी, उसका हाई ब्रेक होगा, फिर आप बाय करोगे, स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो का होगा और यहाँ पे 1:1 1:2 का टारगेट ले सकते हो। हैमर कौन से कलर का होगा, कलर इसमें मैटर नहीं करता। इसका जो साइज़ है किस तरीके का होगा, इसमें बॉडी कितने परसेंटेज की होगी, शेडो कितने परसेंटेज की होगी, ये कुछ लॉजिक्स हैं। 15 to 16 टाइप्स के लॉजिक्स हैं। अगर समझ गए तो फिर आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। और सिर्फ हैमर नहीं, इसका अपोजिट में शूटिंग स्टार है, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, बुलिश एरामी, बीरिश एरामी, पियर्सिंग पैटर्न, डार्क क्राउड कवर, बुलिश एंगल्फिंग, बीरिश एंगल्फिंग पैटर्न है। इसके साथ साथ ट्वीजर टॉप, ट्वीजर बॉटम, इतने ज़बरदस्त पैटर्न है। अगर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आपकी ऑडियंस को भी बता देना चाहूँगा, अगर आपको कैंडलस्टिक की नॉलेज अच्छी तरीके से हो गई, आपने 1 महीना लग के कैंडलस्टिक को पढ़ लिया, तो मुझे नहीं लगता कि आपको बाजार में लॉस हो सकता है। ओके, तो अभी जो हमारा पैटर्न है उसमें हम हैमर ढूंढेंगे बेसिकली हमारे ट्रेड्स के लिए। इसमें हाँ, हम हैमर ढूंढ सकते हैं कि डाउन ट्रेंड में कभी भी आपको बाजार दिखा और आपको कोई हैमर दिखा और उसने आपने ट्रेड कर लिया। बट सिर्फ हैमर ही नहीं है, इसमें और भी मल्टीपल पैटर्न्स है। अगर आपको डाउन ट्रेंड में पैटर्न्स देखना है तो हैमर हो गया, इन्वर्टेड हैमर हुआ, इसके साथ साथ मॉर्निंग स्टार हुआ, बुलिश हैरामी हुआ, पियर्सिंग पैटर्न हो गया। इसमें इस बुलिश हैरामी इतना जबरदस्त पैटर्न है, अगर आपको देखने को मिल गया चार्ट पे तो तेजी आनी है वहाँ से। कोई एग्जांपल ऐसा आप दिखा सकते हैं? मैं दिखा सकता हूँ, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अगर मैं बुलिश हैरामी के बारे में बताऊँ तो यहाँ पे अभी रिसेंटली निफ्टी में देखने को मिला था। मैं इसका अवर्ली चार्ट लगाना चाहूँगा। इसका अभी रिसेंटली मैंने देखा है। अगर आप ये देखेंगे, अभी हालांकि मैंने बुलिश हैरामी पैटर्न के बारे में बताया नहीं है, बट अगर आप देखेंगे अभी निफ्टी में यहाँ से एक तेजी देखने को मिली थी। ये जो 23,200 के आसपास के ऊपर से जो तेजी देखने को मिली थी, और ये तेजी का कारण क्या था, क्या रीज़न था, अगर आप देखेंगे तो डाउन ट्रेंड था। यहाँ से बाजार में गिरावट देखने को मिली जो 24,600 के आसपास से यहाँ पे बाजार जो आया पूरा प्रॉपर कुछ 1300 पॉइंट के आसपास निफ्टी गिरा था। और जो तेजी देखने को मिली थी, ये एक पैटर्न बना था जिसको बोलते हैं बुलिश हैरामी। और बुलिश हैरामी के हिसाब से इतना छोटे से स्टॉप लॉस से अगर आप काम करते हैं तो अगर आप देखेंगे तो बाजार में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। अभी हमने बुलिश हैरामी अभी कवर नहीं करा है, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ हैमर कवर करा है, बट इसके अलावा भी बहुत सारे पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। अभी चलो हमने अभी हैमर की करी है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हैमर भी बाजार में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और जब भी हैमर अगर आपको देखने को मिले तो वहाँ से एक बड़ी तेजी बाजार में देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे हम एक सर्च कर लेते हैं कि कहाँ पे हमें हैमर देखने को मिला और किस तरीके से उस हैमर पे ट्रेड करके हम उसमें उस दिन पैसा बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखें कि हमने निफ्टी का एक 50 मिनट्स का चार्ट लिया है और यहाँ से हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। अब डाउन ट्रेंड में ये जो कैंडल आप देख रहे हो, सेंटर में जो कैंडल देखने को मिली है, बीरिश कैंडल, ये एक हैमर है। बट बुक में कैसे पढ़ा है कि भाई हैमर जो होगा वो ऐसे इस तरीके का हो सकता है, बट हैमर जो है वो कुछ इस तरीके का भी आपको देखने को मिल सकता है। आपको कहीं ना कहीं कई बार क्या होता है, बॉडी देखने को मिलती है, कई बार बॉडी नहीं होती है, कई बार बॉडी छोटी होती है। तो ये जो बीरिश कैंडल है ये भी एक तरीके से पिक्चर परफेक्ट हैमर है। और इस हैमर के बाद हमें नेक्स्ट कैंडल जो है इसके लॉजिक अकॉर्डिंगली बुलिश कैंडल देखनी है। और जब भी वो बुलिश कैंडल देखने को मिलेगी तो यहाँ से आप अपनी पोजीशन बाय करेंगे। स्टॉप लॉस जो है फर्स्ट जो कैंडल है उसके हैमर कैंडल के लो का लगाएंगे और वहाँ से आपको 1:2 के टारगेट जो है वो देखने को मिलेंगे। तो सबसे बड़ी बात, मजे की बात इसमें ये है कैंडल स्टिक में कि आपके जो स्टॉप लॉसेस होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे से स्टॉप लॉस होते हैं, और जो रिवॉर्ड्स होते हैं वो काफ़ी बड़े रिवॉर्ड्स होते हैं। तो उस केस में अगर आप देखें हैमर के अकॉर्डिंगली काम करें तो पैसा बन सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स में काम करना है। अगर हम बाजार में आए हैं काम करने के लिए तो हमें पैसे से मतलब होना चाहिए। हमें ये नहीं मतलब कि भाई मुझे पैसा जो है बैंक निफ्टी देगा, मतलब नहीं है कि पैसा हमें निफ्टी देगा। हो सकता है स्टॉक्स आपको बहुत अच्छा पैसा दे दे। तो आपको ना हमेशा निफ्टी स्पेसिफिक नहीं होना, आपको स्टॉक स्पेसिफिक होना है। तो जहाँ पे भी कोई भी पैटर्न देखने को मिले, एग्जाम्पल के तौर पर कि आपका एक सेटअप है कि ये मेरा सेटअप है कि भाई मेरे ये 8-10 कैंडल्स हैं, मेरे को इस पर काम करना है, 15 मिनट के चार्ट पे काम करना है। अब आज आपको निफ्टी में कोई पैटर्न देखने को मिला, अभी हम यहाँ पे बैक टेस्ट करेंगे तो बहुत सारे पैटर्न्स देखने को मिलेंगे, बट लाइव मार्केट में आपको हो सकता है ना देखने को मिले, हो सकता है आपको निफ्टी में देखने को ना मिले, आपको HDFC में देखने को मिल जाए, ICICI बैंक में देखने को मिल जाए। इतने सारे मल्टीपल स्टॉक्स हैं, किसी न किसी में पैटर्न देखने को मिल जाए, उसमें भी आप ट्रेड कर सकते हैं। और ये देखने को मिलेंगे क्योंकि ऑप्शंस जो है ना बाजार में
ऑप्शंस जो वो बहुत ज़्यादा है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि आप मान लो कमोडिटी मार्केट में काम कर रहे हैं, काफ़ी लोग कमोडिटी मार्केट में काम करते हैं और कमोडिटी मार्केट की भी हम रिसर्च करते हैं। तो कमोडिटी मार्केट में स्क्रिप्ट है वो 5 से 7 स्क्रिप्ट है। अब 6-7 स्क्रिप्ट में क्या होता है कि कई बार पैटर्न्स नहीं बनते क्योंकि इवनिंग में मूवमेंट ज़्यादा देखने को मिलती है। बट अगर आप इक्विटी मार्केट में काम करें तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपके पास इतने सारे सेक्टर्स हैं, सेक्टर में इतने सारे स्टॉक्स हैं, किसी में भी कोई भी पैटर्न मिलेगा, आपको 2-3 ट्रेड बनाने हैं, आप इजीली ट्रेड बना सकते हैं उसमें। तो मेरे हिसाब से जहाँ पे आपको चॉइस मिले, जहाँ पे आपको चॉइसेस ज़्यादा देखने को मिले तो आप उसकी तरफ जाओ। बट हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि भाई मेरे को तो बैंक निफ्टी में काम करना पसंद करता हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी मेरी स्पेशल है। स्पेशल वगैरह कुछ नहीं होता। बाजार में आप आए हो, आपको किसी स्टॉक से शादी नहीं करनी। बैंक निफ्टी आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है भाई। आपको कोई वो पैसा नहीं देगी, पैसा आपको देगा आपका सेटअप, और आपका सेटअप जिसमें फिट बैठता है वो आपको पैसा देगा। तो अभी इसमें और क्या क्या कंडीशंस है जो हमें देखनी पड़ेगी? क्या इसमें कुछ टाइम का कंडीशन होता है कि इतने से बजे के बाद ही हमें ट्रेड्स देखने? देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई टाइम का ऐसा कुछ कंडीशन नहीं होता है, बट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा इसके कुछ लॉजिक्स होते हैं। अब लॉजिक्स क्या होते हैं इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि जब भी डाउन ट्रेंड होगा तो डाउन ट्रेंड में एटलीस्ट मिनिमम 20 कैंडल्स तो होनी चाहिए। 20 कैंडल्स होनी चाहिए। अब 20 कैंडल्स क्या होती है, टॉप और बॉटम में 20 कैंडल्स होनी चाहिए। अगर 20 से कम है तो वो फिर डाउन ट्रेंड हम कंसीडर नहीं करते। मतलब 20 घंटे दिखने चाहिए हमें। 20 घंटे मतलब अगर 15 मिनट के चार्ट में काम कर रहे हो तो उसके हिसाब से आपको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कम हो सकता है। और आप डेली चार्ट पे काम कर रहे हो तो भाई वो 20 दिन हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे 20 कैंडल्स का फॉर्मूला हम क्यों यूज़ करते हैं, क्या रीज़न है, क्योंकि बीच में ना मैं सीख रहा था, अब 2011 से 10 से मैं सीख रहा था, पढ़ा रहा था सारी चीज़ें। तो जब हम ये सारी चीज़ें कर रहे थे तो पता चला कई बार स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। तो हम ये सोचते थे, बैक टेस्ट करते थे यार स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ, हैमर तो बना है, हैमर के अकॉर्डिंगली तो इसमें टारगेट आना चाहिए था, बट स्टॉप लॉस क्यों कटा। फिर इसके बाद धीरे धीरे जब उन्हें बैक टेस्ट करा, पुराने रिकॉर्ड्स निकाल के देखे, पुराने चार्ट्स देखे, 3-3 4-4 5-5 साल पुराने चार्ट्स देखे, उनकी बैठ के सैटरडे संडे हमने बैक टेस्टिंग करी, तो पता चला जब 20 कैंडल्स होते हैं तब ये जो पैटर्न्स है बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं। तो ये किसी किताबों में नहीं लिखा, उस टाइम तो यूट्यूब वीडियोस वगैरह कुछ भी नहीं था। तो अपने सेटअप पे हमने काम किया और उसके अकॉर्डिंगली जब हमने ट्रेड करना स्टार्ट किया तो उसके जो रिजल्ट्स थे बहुत ज़्यादा देखने को मिले। अभी फिलहाल मैं आपको बताना चाहूँगा, कोविड में अगर मैं देखूँ तो कोविड में काफ़ी रिटेल ट्रेडर काफ़ी आए थे, सबसे ज़्यादा डीमेट अकाउंट ओपन हुए थे क्योंकि काम नहीं था। तो उस वक्त पे क्या था, मैं आपको बताना चाहूँ तो मैं अपनी थोड़ी जर्नी के बारे में बताना चाहूँगा कि मैंने जॉब बहुत करी है। मैंने मुंबई में भी जॉब करी है, टेक्निकल एनालिस्ट की, दिल्ली में जॉब करी है, इसके साथ साथ जयपुर में मैंने काफ़ी काम किया, बहुत लोगों के साथ किया, बहुत सारी कंपनीज़ के साथ मैंने काम किया, काफ़ी लोगों से मैं मिला हूँ एनालिस्ट से, उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। तो हमारा जो एक्सपीरियंस है तो थोड़ा सा अगर मैं बोलूँ तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमें ज़्यादा देखने को मिला है। दूसरी चीज़ क्या है कि जब मैं काम कर रहा था तो लास्ट जॉब जो थी वो मेरी एडवर्ड फाइनेंशियल में थी, वहाँ पे मैं एनालिस्ट की पोस्ट पे था। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यार एक काम करते हैं, अब जॉब से ना छोड़ देते हैं जॉब वगैरह, अब अपना थोड़ा यूट्यूब पे काम करते हैं, अपनी ट्रेडिंग पे फोकस करते हैं, और मुझे लगता है कि जो मेरी स्ट्रेटजी है उससे मेरे को पैसा आ सकता है। तो फिर हमने यूट्यूब वीडियो बनानी स्टार्ट करी, मैंने यूट्यूब वीडियो स्टार्ट करी बनानी। उस वक्त पे तो देखो जस्ट कोविड से पहले ही मैंने स्टार्ट किया था 2099 में। तो फिर मैंने सोचा चलो कुछ और इसमें किया जाए, क्योंकि मैं ट्रेड भी करता था, तो मैंने सोचा कि अपने ट्रेड्स लोगों को दिखाया जाए। तो उस वक्त पे मैंने एक सीरीज़ बनाई थी, 5 लाख रुपए से मैंने काम करना स्टार्ट किया था, और उस वक्त में मैं इक्विटी में काम करता था, ऑप्शंस को छेड़ता भी नहीं था। रीज़न उसका क्या था, क्योंकि उस टाइम मार्जिन्स मिलते थे, मार्जिन तो बाद में बंद हुए हैं, तो मार्जिन मिलते थे, अच्छे खासे मार्जिन मिलते थे। मैं इक्विटी में काम करता था, शॉर्ट सेलिंग में करता था, इंट्राडे के लिए बाइंग भी करता था, तो इंट्राडे के लिए करता था, अच्छी क्वांटिटी में काम करता था, मार्जिन अच्छे मिलते थे। और उसको हमने 24,50,000 में कन्वर्ट करा 2 साल के अंदर, सॉरी माफ़ कीजिएगा 2 महीने के अंदर अंदर। 24 हाँ, 5 लाख से 24,50,000 के आसपास। उसका पीएनएल वगैरह मैं आपको शेयर कर दूंगा। इसके साथ साथ फिर क्या हुआ, वो बहुत अच्छी तरीके से चली। फिर उसके बाद मेरे को 2.5-3 लाख का नुकसान भी हुआ था बजट वाले टाइम पे। फिर मैंने क्या करता था, पैसे को विड्रॉ कर लिया था, क्योंकि क्या हो गया था, मुझे ऐसा लगा कि यार ट्रेडिंग ना थोड़ी ज़्यादा हावी हो रही है। तो मैं कई बार क्या करता, जब प्रॉफिट्स वगैरह हो रहे होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं कई बार पैसा विड्रॉ कर लेता हूँ, थोड़ा सा स्पेस देता हूँ, थोड़ा टाइम देता हूँ, फिर उसके बाद फिर से मैं ट्रेड करना स्टार्ट करता हूँ। लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, अगस्त में एक सीरीज़ स्टार्ट करी थी। लोगों ने बोला कि भाई एक सीरीज़ स्टार्ट करो, बट अगर मैं लोगों को समझूँ, रिटेल ट्रेडर को, तो एक एवरेज मनी जो लोगों के पास होती है वो कितनी होती है, 50,000 के आसपास होती है। तो मैंने सोचा 50,000 से एक सीरीज़ बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है। उस वक्त मैंने ऑप्शंस में काम किया, तो 50,000 को हमने करे थे 4 लाख कुछ 4,35,000 के आसपास।
उसका पीएनएल भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, वो भी 2 महीने के अंदर करे थे। तो वो हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे वो सीरीज़ को, इनफैक्ट कि जिसको भी जाके सीखना है। वेरीफाइड पीएनएल तो एक चीज़ होती है। वेरीफाइड पीएनएल डेली बेसिस पे मैं ट्रेड करता था, डेली बेसिस पे अपना जो पीएनएल था रिफ्रेश करके यूट्यूब पे डेली दिखाता था और समझाता था ये मैंने ट्रेड किया क्यों किया। इसके साथ साथ उसके बारे में, यानी कि देखो उस वक्त पे तो मैं कॉल टिप्स वगैरह नहीं देता था, हाँ। अपनी पर्सनल ट्रेडिंग करता था और वो ट्रेडिंग शाम को दिखाता था, मैंने ये ट्रेड किया, मेरा ये पीएनएल था, मैंने किस सेटअप पे काम किया और कल अगर सेटअप बनता है तो आप भी काम कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें एजुकेशन पर्पज से मेरा यूट्यूब चैनल है, एजुकेट करने की कोशिश करी, सारी चीज़ें अच्छी रही। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो ठीक है कुछ नया किया जाए, तो उसके बाद मैंने सेबी से लाइसेंस लिया आरए का, रिसर्च एनालिस्ट का। फिर उसके बाद ये पीएनएल वगैरह दिखाने, ये सारी चीज़ें तो फिर पूरी तरीके से बंद कर दी क्योंकि अलाउ भी नहीं हमें ये करना। और फिर उसके बाद अपना जो चल रहा है एडवाइजरी, ये इस तरीके से काम चल रहा है। और बाकी मेरा जो मेन फोकस है वो एजुकेशन पे ही है। मैं आज भी लोगों को कहता हूँ कि भाई एजुकेशन लो, अगर आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत हो। ऐसा नहीं है कि यार कोई एडवाइज़र है आपको अमीर बना देगा, ऐसा नहीं है। आप अगर अमीर बनना चाहते हो वो आप खुद ही अपने आप को बना सकते हो, खुद सेल्फ एजुकेट होके। जब तक आपको एजुकेशन नहीं होगी, आप एजुकेट नहीं होगे, मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं होगी, तो सामने वाला क्या रहेगा ना आपको समझ में भी नहीं आएगा। सही बात है। तो सर हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कंडीशन की तरफ भी, क्योंकि पहली कंडीशन हमारी ये थी कि हमें 20 कैंडल्स पहले दिखनी चाहिए जो डाउन ट्रेंड में हो, और उसके बाद अगर हमें एक हैमर दिखे तो हमें वहाँ पे रिवर्सल देखने को मिल सकता है। नहीं, इसमें क्या था, रिवर्सल बेसिकली क्या होता है ना, हैमर के बारे में लिखा हुआ बुक में कि हैमर जो होगा बुलिश होगा, ग्रीन कलर का होना चाहिए। किसी को बोलोगे ना भाई बुलिश कैंडल क्या होती है, वो कहता है जो ग्रीन होती है। वो कहते हैं जी जो बुलिश कैंडल होती है ना वो ग्रीन होती है। ऐसा नहीं होता है, कलर आप कोई भी दे दो उसमें, मेन होता है क्लोजिंग अगर ओपनिंग से हायर है दैट मीन कि वो जो कैंडल है वो एक बुलिश कैंडल है। बट लोगों को आदत है रटने की, वो रटने की कोशिश करते हैं कि मेरे को ये बताया तो यही चीज़ होती है। हैमर के बाद अगर नेक्स्ट कैंडल अगर आपको बुलिश देखने को मिलती है, नेक्स्ट कैंडल हैमर कैंडल जो है वो बेरिश और बुलिश हो सकती है। अगर ये कैंडल बेरिश भी होगी तो मैटर नहीं करता, साइकोलॉजी सेम ही रहेगी। ये जो हैमर बताएं ये बेरिश कैंडल वाला हैमर है। नेक्स्ट कैंडल बुलिश होनी चाहिए, वो इसलिए होनी चाहिए कि हाँ स्मार्ट आदमी जो है वो भी बाय करने के लिए इंटरेस्टेड है या नहीं है। और इसके जो बैक टेस्ट करें वो बैक टेस्ट में भी हमें ये देखने को मिला कि नेक्स्ट कैंडल बुलिश देखने को मिलती है और थर्ड कैंडल उसका हाई ब्रेक करते हैं, तो यहाँ से आप बाय करके स्टॉप लॉस जो है वो फर्स्ट कैंडल के लो का लगा सकते हैं। ओके, तो मैं थर्ड कैंडल पे मेरा ट्रेड में एंटर करूंगा और फर्स्ट कैंडल का जो लो है उस कैंडल का वो मेरा स्टॉप लॉस, वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है लोगों के साथ, वो ये होती है कि रिटेल ट्रेडर कहता है यार मैं टाइम फ्रेम कौन सा लूँ। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है लोगों के साथ वो टाइम फ्रेम की है। अब लोग कोई कहते हैं भाई मैं तो स्कैल्पर हूँ, कोई क्या कहता है मैं तो स्विंग ट्रेडिंग करना पसंद करता हूँ, सबका अपना हिसाब किताब है। बट मेरे हिसाब से ये है कि अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे काम करो तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत अच्छी तरीके से आ सकती है। इसके पीछे कोई कारण ये है कि ये वो बैक टेस्ट, अगर आप आवरली चार्ट पे काम करते हैं तो उसमें क्या आपके स्टॉप लॉसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, टारगेट्स तो बढ़ेंगे बट स्टॉप लॉस भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि 1 घंटे में कैंडल बन रही है ना, फिर नेक्स्ट कैंडल 1 घंटे की बनेगी, तो आप जो ट्रेड कर रहे हो वो तीसरे घंटे में कर रहे हो। हाँ, तो उसमें क्या है कि स्टॉप लॉस थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे। अब हर बंदे की स्टॉप लॉस की कैपेसिटी अलग होती है, कोई स्टॉप लॉस का वेट ही नहीं करता, पहली पोजीशन काट देता है, कोई स्टॉप लॉस लगाता ही नहीं है। तो अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे काम करते हो तो आपका जो ट्रेड होगा 15 मिनट में कैंडल बनी, दूसरी 15 मिनट की कैंडल है, 30 मिनट बाद आपका ट्रेड हो जाएगा सीधा। और इसमें स्टॉप लॉस भी छोटे होंगे और टारगेट भी आपको ठीक ठाक मिल जाते हैं उसमें। फिर इसमें टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशंस भी होते हैं कि आपने 15 मिनट के चार्ट पे काम करा, फिर हमने 30 मिनट का चार्ट देखा, फिर आवरली का चार्ट देखा, उसमें सेम पैटर्न्स बने हुए हैं और वो आपको ट्रेल करा रहे हैं, तो वो ट्रेलिंग भी आप कर सकते हो। थोड़ा सा अब कोई लोग देख रहे हैं, कुछ लोग देख रहे होंगे तो उनको लग रहा होगा कि भाई ट्रेलिंग क्या होती है या बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो रहे हैं, बट ये चीज़ें आपको तभी समझ में आएंगी जब आप सीखेंगे। बिल्कुल, जब तक आप सीखेंगे नहीं तब आपको पता नहीं चलेगा। अगर आप, मैं कह रहा हूँ कुछ भी अगर आप करते हैं, अगर आप स्विमिंग भी सीखते हैं तो पहले दिन आपको स्विमिंग नहीं आती है, आप जाते हैं 5 दिन जाते हैं, 10 दिन जाते हैं, 15 दिन जाते हैं, 1 महीना जाते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे परफेक्ट हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। तो सेम मार्केट है, सेम टेक्निकल एनालिसिस है। अगर टेक्निकल एनालिसिस को अगर आपको ढंग से समझना है तो एटलीस्ट आपको 1 मंथ देना पड़ेगा। इसमें टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं उसको समझना पड़ेगा, टाइम फ्रेम की कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं उसको समझना पड़ेगा, टाइम फ्रेम के हिसाब से कैसे आप प्रॉफिट्स को ट्रेल कर सकते हैं उसको समझना पड़ेगा, एंट्री बॉटम पे कैसे लेनी है, टॉप पे एंट्री कैसे लेनी है, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप किस तरीके से बड़े ट्रेड्स ले सकते हो बड़े टारगेट्स के साथ, वो सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। ओके, तो लकीली अभी जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो थर्सडे है एंड लाइव मार्केट्स चालू हैं अभी, तो 2 बज रहे हैं लगभग। तो अभी हम ट्राई करेंगे कि हमें लाइव मार्केट्स में कुछ ऐसे सेटअप्स दिखते हैं एंड इफ़ वही चीज़ हमें आगे मार्केट्स में बनती हुई दिखाई दे तो हम वो आप सभी के साथ शेयर कर पाएंगे। ठीक है, अभी हमने ना रिलायंस का चार्ट लिया है, बिल्कुल, ठीक है। अब ये आवरली टाइम फ्रेम लिया हमने। अब आप देखेंगे रिलायंस में यहाँ से कुछ गिरावट देखने को मिली थी इस लेवल से,
ठीक ओके। है। और 1295 के आसपास एक गिरावट इसमें देखने को मिली थी, हालांकि गिरा तो 1300 से ऊपर है। बट अब ये जो गिरावट आई थी इसका कारण क्या था, इसको अगर हम समझें तो यहाँ पे एक पैटर्न देखने को मिला था जिसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर। मैं शॉर्ट में DCC लिख देता हूँ, डार्क क्लाउड कवर पैटर्न होता है। डार्क क्लाउड कवर पैटर्न क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। एक अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड में आपको एक बुलिश कैंडल देखने को मिली, राइट। अप ट्रेंड में ज़्यादातर बुलिश कैंडल देखने को मिलती है। उसके बाद एक और कैंडल बनती है जो इसका हाई ब्रेक करती है, आपको लगेगा ये भी बुलिश है, बट वो क्या होती है, बीरिश में कन्वर्ट हो जाती है इस तरीके से। और वो क्या करती है, जो बीरिश कैंडल है बुलिश कैंडल की बॉडी को 50 to 70% तक कवर कर देती है, 50 से 70% कवर कर देती है। थर्ड कैंडल आपको देखनी है बीरिश, जो कि कंफर्मेशन कैंडल होती है, और फोर्थ कैंडल इसका लो ब्रेक करती है, तो यहाँ पे आप सेल पोजीशन बना के चल सकते हैं। हालांकि मैंने चार्ट आवरली लिया है, आप चाहे 15 मिनट के चार्ट पे भी काम कर सकते हैं, 15 मिनट में भी ये पैटर्न्स देखने को मिलते हैं और आवरली पे भी देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं आवरली वाला काम नहीं करेगा, बट थोड़े स्टॉप लॉस बड़े हो जाते हैं। अब यही चीज़ ना इस पैटर्न में देखने को मिली थी कि यहाँ पे फर्स्ट कैंडल बुलिश है, सेकंड कैंडल बीरिश है, बीरिश कैंडल ने फर्स्ट बुलिश कैंडल को 50% तक कवर करा, थर्ड कैंडल बीरिश थी, और जैसे इसका लो ब्रेक करा तो यहाँ से 1292 1295 के आसपास इसमें सेलिंग बनी थी। स्टॉप लॉस फर्स्ट बीरिश कैंडल के हाई का था, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 1:2 का टारगेट जो है हमें देखने को मिला था। और यही चीज़ ना आपको बहुत जगह पे देखने को मिल सकते हैं। अब आप कोई भी टाइम फ्रेम उठा लो, किसी भी टाइम फ्रेम पे काम करोगे तो इस तरीके के पैटर्न्स है आपको देखने को मिल सकते हैं। अब मैंने चलो यहाँ पे रिलायंस का ही चार्ट लिया है, और रिलायंस में मैं थोड़ा पुराना चार्ट आपको दिखाना चाहूँगा। पुराने चार्ट पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो रिलायंस यहाँ से गिरना स्टार्ट करा था, ठीक है। 1500 से ऊपर जब चल रहा था रिलायंस गिरा था। कौन सा ट्रेंड में गिरा था, अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड से गिरा है। अब यहाँ पे मैं आपसे पूछूं क्या इसमें क्या पैटर्न था, तो इसको बोलते हैं बेरिश हैरामी, बेरिश हैरामी पैटर्न। बेरिश हैरामी पैटर्न क्या होता है, मैं बहुत शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ से एक अप ट्रेंड है, बुलिश कैंडल, एक छोटी बेरिश कैंडल, इसके बाद एक बेरिश कैंडल, उसका लो ब्रेक होगा, तो यहाँ पे आप सेल पोजीशन बना के चल सकते हैं। बट इसकी साइकोलॉजी भी है, इसमें कुछ रूल्स भी हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। कहते हैं ना, आधा अधूरा सच झूठ से ज़्यादा खतरनाक होता है। तो यहाँ पे जो मैं चीज़ें सिर्फ आपको बता रहा हूँ, बट समझाने के लिए फिर बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ना पड़ेगा, बहुत डेप्थ में है ये चीज़ें। तो इसमें कुछ कंडीशंस जो आप बता सकते हैं हमें और भी हमें देखनी चाहिए? हाँ, देखनी चाहिए। इसमें सबसे पहले फर्स्ट इसमें 20 कैंडल्स देखनी चाहिए। फर्स्ट कैंडल का साइज़ क्या होगा वो मैटर करता है। सेकंड कैंडल जो होगी उसका जो हाई है फर्स्ट कैंडल से लोअर होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट कैंडल का जो हाई है वो अनब्रेकेबल होना चाहिए। जैसे इसमें 50% कवर नहीं किया है? नहीं, इसमें 50% से मतलब नहीं है। ओके। छोटी कैंडल बनेगी, जरूरी है 50% करे, वो सेंटर में भी हो सकती है, वो ऊपर भी हो सकती है, वो नीचे भी हो सकती है, डिपेंड करता है ना। क्योंकि देखो, अगर आप लाइव मार्केट में काम कर रहे हैं तो नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग कहाँ होगी, जहाँ प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग थी। तो बेसिकली इस कैंडल ने जो ओपन करा है वो कहाँ करा है, प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग पे। बट अगर आप बुक में पढ़ेंगे तो बुक में क्या लिखा हुआ है, बुक में लिखा हुआ है कुछ इस तरीके का। बुक में लिखा हुआ है कि भाई जो बेरिश हैरामी पैटर्न है वो इस तरीके से बनेगा, एक बुलिश कैंडल होगी और उसके सेंटर में बनेगा। अब सेंटर में बनने का मतलब लाइव मार्केट में तो पॉसिबल ही नहीं है कि भाई यहाँ पे अगर क्लोजिंग हो रही है तो ओपनिंग नीचे कैसे हो सकती है। कितने फर्क, कितने, 1 सेकंड का ही तो फर्क होता है। 1 सेकंड में कुछ बाजार ऊपर नीचे तो नहीं हो जाएगा, 5, 10, 15, 20 पैसे का फर्क आएगा, इससे ज़्यादा तो नहीं आएगा। बट बुक में ना इस तरीके से लिखा गया है। इसको बोला जाता है, बेरिश हैरामी को बोला जाता है कि भाई ये पैटर्न जो है बेरिश हैरामी जो है वो जैपनीज कैंडलस्टिक है, तो प्रेग्नेंट वुमन को बोला जाता है। उस तरीके से बोला गया कि भाई जो सेकंड कैंडल होगी वो सेंटर में बनेगी, ये जो शेप है एक प्रेग्नेंट वुमन की शेप है। बट भैया ऐसा नहीं होता है। अगर आप चीज़ों को समझेंगे ना, अगर चीज़ों को समझेंगे तो ज़रूरी नहीं है ये कैंडल बेसिकली जो बनेगी लाइव मार्केट में ऊपर की तरफ ही बनेगी, क्योंकि गैप नहीं आ सकता ना, क्योंकि गैप होना चाहिए। ये डेली मार्केट में तो काम कर सकता है बट लाइव मार्केट में काम नहीं कर सकता। तो ये जो पैटर्न है बेरिश हैरामी बहुत परफेक्ट पैटर्न है। थर्ड कैंडल बेरिश होगी, उसके लो पे अगर काम करेंगे तो एक अच्छा खासा रिजल्ट आपको क्या है यहाँ पे देखने को मिल सकता है। चलो मैं एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पे। अब आप, ये एक पैटर्न है, ये एक पैटर्न है, इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न, और इसके अकॉर्डिंगली बाजार में तेजी आनी चाहिए थी। बाजार में तेजी आई नहीं, बाजार यहाँ से और भी ज़्यादा गिरा है। रीज़न उसका क्या है, क्योंकि जो मैंने आपको बताया ना 20 कैंडल्स का फॉर्मूला, वो इसमें फिट नहीं होता, क्योंकि हाई और लो के बीच में 20 कैंडल्स थी नहीं, 20 कैंडल्स से काफ़ी कम कैंडल्स थी। तो ये चीज़ें ना कर करके समझ में आती है। और अभी व्यूअर्स देख रहे होंगे, हो सकता है वो थोड़े कन्फ्यूज़ हो गए हो कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हम ना ऊपरी बातें कर रहे हैं कहीं ना कहीं। बट जब आप डिटेलिंग में घुसेंगे ना इसमें, तो आपको पता चलेगा कि यार बाजार को जो हिला रहा है, बाजार एक्चुअल जो चल रहा है वो कैंडलस्टिक से चल रहा है। ओके।
एंड सर अगर जैसे आपने यहाँ पे बोला हम यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे, तो हम्म। यहाँ पे से किधर तक मैं मेरा टारगेट एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, मेरा ट्रेड कहाँ पे क्लोज करूँगा? देखिए क्या होता है, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि मेरा रिस्क कितना है। रिवॉर्ड है। की बात बाद में करेंगे। हमने बोला कि यार मैं यहाँ पे सेल करूंगा, मेरा जो स्टॉप लॉस है वो इस कैंडल के हाई का है। आप मान के 40 चलिए रुपये हो कि गया लगभग। आपने 40 पॉइंट्स का आपका एसएल है, मान के हाँ। चलिए, तो आप टारगेट जो है वो 80 पॉइंट्स का लेके चलेंगे कि यार ओके। 80 पॉइंट्स का तो मिनिमम टारगेट लेके चलना है। हो सकता है कि 40% मतलब आपका 1:1 अगर आता है, तो अगर आपके पास 2 लॉट है तो एक लॉट आप यहाँ पे कवर करके दूसरे लॉट का जो स्टॉप लॉस है वो कॉस्ट टू कॉस्ट लगा लीजिए। बाजार है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा थोड़ा है कि पत्थर की लकीर थोड़ी ना टारगेट की इतना ही आएगा, वो 80% 80 पॉइंट से ज़्यादा 180 पॉइंट भी हो सकता है। तो आपको कहीं ना कहीं अपने अपने आप को सेव करके चलना है, क्योंकि प्रॉफिट का सौदा लॉस में जाना एक बहुत बड़ा क्राइम है मेरे हिसाब से। तो आप कहीं ना कहीं अगर आपके पास 2 लॉट हैं तो या 100 शेयर है तो आप 50 बुक कर लीजिए, 50% पोजीशन बुक करके 50% को आप क्या करें, कॉस्ट टू कॉस्ट में ऐसा लगा के चलिए। तो सर अब मुझे तो ये समझ में आ गया कि ये पैटर्न कहीं ना कहीं वर्क करते हैं, बट आपने जैसे बताया कि बहुत इन डेप्थ है, एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता ये सब। तो अगर किसी को ये सच में सीखना हो तो वो कैसे सीख सकता है आपसे? देखिए एक कोर्स है और कैंडलस्टिक का ही प्रॉपर कोर्स है, बहुत ज़्यादा डिटेल में सिखाया गया है। कैंडलस्टिक को अच्छी तरीके से समझाया गया है कि कैंडलस्टिक किस तरीके से काम करता है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, बाय कब करना है, सेल कब करना है, स्टॉप लॉस क्या है, टारगेट क्या है, किस तरीके से लेना है, प्रॉफिट को राइट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें सिखाई गई हैं। तो एक कोर्स है, वो डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके उसको एनरोल कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप उसको 15-20 दिन या 1 महीना अच्छी तरीके से स्टडी कर लें तो आपको भी कैंडलस्टिक की मास्टरी हो जाएगी। तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर किसी को जेन्युइनली सीखना है, ट्रेडिंग को लेके आप बहुत सीरियस हैं, तो आप इस कोर्स में खुद को एनरोल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। और आप ये सभी पैटर्न्स को इन डेप्थ सीख सकते हैं, जिधर ये सारी कंडीशंस आपको समझाई जाएगी कि कब ये फुलफिल होती है, और उस हिसाब से अपने ट्रेड्स ले सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी एक इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट में।